हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे करंट अफेयर्स में। और गाइस, आज जो मंडे मतलब जो वीक का नया दिन शुरू हुआ है, तो इस नए दिन हम लोग बेसिकली शनिवार रविवार अपने करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो हमारा रह गया था आज हॉलीडे की वजह से, मतलब संडे की वजह से। तो गाइस, शुरू करते हैं अपना सेशन। और स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको अपने हम एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। उसके पहले एक बार मैं चेक कर लूँ ऑडियो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, सब कुछ सही ठीक ठीक हो रहा है। चलिए, तो गाइज मैं आप सीधे मुद्दे पर आता हूँ। गाइज, जो बच्चे नए हैं उनको इन्फॉर्मेशन पहले। ये आप देख रहे हैं गाइस, तो हम लोगों ने अपना एक पेड कोर्स लॉन्च किया है। और इस पेड कोर्स का नाम क्या है? इसका नाम है अल्टीमेट एक्सप्रेस मेंस वीडियो कोर्स। तो एक्सप्रेस मेंस वीडियो कोर्स देखिए, जहां पर अलग अलग आप दूसरे डिफरेंट डिफरेंट हमारे कॉम्पिटिटर की बात करेंगे, तो हम आपको लाइफ टाइम वैलिड ये कोर्स दे रहे हैं। मतलब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता आप इस कोर्स को देख सकते हैं। ठीक। और इसकी फीस कितनी पड़ेगी? 1499। तो 1499 ये हमारी फीस है। इस फीस में आपको हम आपको एक कोर्स दे रहे हैं जो लाइफ टाइम वैलिड होगा। इसमें आपको रीजनिंग की प्रॉपर 2 कोर्सेज अलग अलग मिलेंगे, आपको क्वांट के 2 कोर्सेज अलग अलग मिलेंगे, आपको इंग्लिश का एक कोर्स मिलेगा और मेरा जीए का एक कोर्स आपको मिलेगा। यानी कि आपको एक तो हम 1499 में कोर्स दे रहे हैं जो लाइफ टाइम आपका वैलिड है। उसके अलावा गाइज, हम जो कोर्स दे रहे हैं उसमें 6 कोर्सेज अलग अलग आपको मिल रहा है। इसमें आपको अपना हम मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। मतलब जो हमारा प्लैटिनम पैकेज होता है 500-600 रुपए का, हम वो भी आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि 1 साल वैलिड होगा, 1 साल के लिए वैलिड होगा। इसके अलावा गाइस, आपको हम टेलीग्राम चैनल्स दे रहे हैं अपना खुद का बनाया वो पेड कोर्स का, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बैंकों के एम्प्लॉय हायर किए हैं जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ये पूरा कोर्स आपको 1499 में सारी फैसिलिटीज आपको ये मिल जाएंगी। ठीक। चलिए, कैसे कोर्स परचेस करें? तो आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, इस जो हमारा ये वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको एक लिंक मिल जाएगी जिससे आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप इस फोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस ईमेल आईडी पर बातचीत कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। चलिए, तो अब शुरू करते हैं अपना सेशन और स्टार्टिंग करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। मोटिवेशनल कोट में हमने बोला है आपसे कि डोंट कंपेयर योर प्रोग्रेस विथ दैट ऑफ अदर्स। वी ऑल नीड आवर ओन टाइम टू ट्रैवल आवर ओन डिस्टेंस। तो कहने का मतलब गाइस क्या है? ये मोटिवेशनल कोट देखिए, जब हमारे पास कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो हम चाहते हैं, और वो बच्चा भी चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो, तभी वो पैसे खर्च करता है, अपने पेरेंट्स से दूर जाता है, अपने जो भी सुख सुविधाएं हैं उनको छोड़ता है ना। इसमें कुछ लोग जो हैं वो कंटिन्यू कर पाते हैं, कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाते। अब जो कंटिन्यू कर जाते हैं उसमें भी कई तरह के बच्चे होते हैं, और हमें लगता है कि सारे बच्चों का सिलेक्शन। तो उनको मोटिवेट करने के लिए प्रॉपर हम एग्जाम्पल ऐसे बच्चों का देते हैं जो पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं, कर जाते हैं, कि देखो भाई, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। लेकिन गाइस, एक बात समझ लो कि मैंने बोला हमेशा है कि दो व्यक्तियों में कोई कंपैरिजन कभी नहीं है। आपके अंदर सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, सेम स्पीड, सेम एक्यूरेसी लेवल, सेम माइंड सेटअप्स नहीं हो सकता। तो ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन इस बार रह गया, ये मेन उनके लिए हमारा मोटिवेशनल कोट है। तो गाइज, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना समझ सकते हो कि आपको 1 साल परीक्षा और देनी, और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं आपका सिलेक्शन होता, कुछ रीजंस ऐसे हुए नहीं हुआ, अगर आपको विश्वास अपने पर अब भी है, तो गाइज इस बार थोड़ा लेट होगा लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो बिल्कुल भी किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, कभी माइंड में कॉम्प्लेक्स फीलिंग लाने की जरूरत नहीं है। गाइज, आप हैं, वो इंसान है, हम इंसान हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, हमसे गलतियां होती हैं। तो इसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं। बुराई कहां पर है? बुराई है जब आप अपने ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं, या आप जानबूझ के अपने आप को बिल्कुल डंप, बिल्कुल सबसे पीछे समझते हैं। ये बुराई है। बुराई को मारिए, बुराई को दबाइए, आगे बढ़िए और इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। चलिए, तो शुरू करते हैं गाइस अपना सेशन। और आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी रिपोर्ट और इंडिसेस न्यूज में है तो वो हमेशा मेरे पहले पेज पर होता है। और यहाँ पर रिपोर्ट और इंडिसेस में हम फोर्ब्स की बात करेंगे। हम फोर्ब्स के टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें मेल फीमेल सब लोग हैं, इसमें सब मिला जुला के हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो देखो क्या हुआ, एथलीट क्या मतलब? सारे स्पोर्ट्स पर्सन की बात, मतलब हम फुटबॉल की बात भी करते हैं, हम टेनिस की बात भी करते हैं, हम बैडमिंटन, क्रिकेट, हर गेम की बात करते हैं। तो इस आपको पता है, विराट कोहली केवल एक क्रिकेटर, ये केवल इंडियन क्रिकेटर नहीं, पूरे क्रिकेटर में केवल एक क्रिकेटर ऐसे हैं जो कि फोर्ब्स के टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट ऑफ 2020 में आ सके हैं, विराट कोहली। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं। ठीक है, तो इंडियन कैप्टन विराट कोहली की बात करें तो ये केवल क्रिकेटर हैं जो कि टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में आते हैं। फोर्ब्स मैगजीन की ये अपनी लिस्ट है।
अच्छा, विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली इस बार 66वें 66 रैंक पर आए हैं, ठीक। और इनकी टोटल अर्निंग रही है $26 मिलियन। किस साल में? 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में इनकी टोटल अर्निंग रही है $26 मिलियन। $24 मिलियन थ्रू इंडोर्समेंट, मतलब जो जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होंगे एडवर्टीजमेंट के या जो भी है, 24 मिलियन वहां से। और खेलते हुए जो सैलरी वैलरी मिलती है या विनिंग प्राइज मिलता है उससे $2 मिलियन इन्होंने अर्न किया। $26 मिलियन ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो विराट कोहली 66वें नंबर पे हैं और ये केवल एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने टॉप 100 में जगह बनाई है, टोटल अर्निंग $26 मिलियन, ठीक है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल की बात करें तो रोजर फेडरर ने इस बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे कर दिया है और रोजर फेडरर मतलब फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाले एथलीट लिस्ट में। रोजर फेडरर, इनकी टोटल अर्निंग $106.3 मिलियन रही है 2019-20 में। और इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मतलब कि हटा दिया है पहले स्थान से। यानी कि हमें क्या क्या मालूम चल गया? हमको मालूम चल गया विराट कोहली की रैंकिंग एंड अर्निंग, रोजर फेडरर की रैंकिंग और अर्निंग। अभी हमें और भी कुछ लिस्ट देखनी है, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए। तो गाइज ये जो फोर्थ लिस्ट है इसमें पहले पे रोजर फेडरर है जिन्होंने टोटल अर्निंग $106.3 मिलियन की। दूसरे पे फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये $105 मिलियन। तीसरे पे लियोनेल मेसी, ये भी फुटबॉलर है, $104 मिलियन। और चौथे पे नेमार, ये चौथे नंबर पे, ये भी एक फुटबॉलर है ब्राजील से, $95 मिलियन एक साल की अर्निंग। विराट कोहली 66वें नंबर पे, $26 मिलियन की अर्निंग, ठीक है। तो हमने आपको टॉप 4 उसके बाद विराट कोहली की भी रैंकिंग और अर्निंग दिखा दी है, ठीक है। न्यूज इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली क्रिकेटर इन फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट ऑफ 2020? ओनली क्रिकेटर कौन? तो विराट कोहली हमको बताइए। ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली 66वें नंबर पे, याद है ना। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द हाईएस्ट पेइंग फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड? तो फीमेल एथलीट की बात करें तो नाओमी ओसाका, हमको ये मालूम चली गया है। अगर फीमेल एथलीट की बात करें गाइस तो नाओमी ओसाका पहले नंबर पे है। लेकिन अगर आप इस लिस्ट की बात करेंगे तो इस लिस्ट में शायद नाओमी ओसाका शायद 22nd नंबर पे थी। एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, शायद ये 20 प्लस ही रैंक पर थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which among the following has the highest paying male athlete in the world? तो highest paying male तो रोजर फेडरर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विराट कोहली की कितनी टोटल अर्निंग है ये आपसे पूछा गया है, तो विराट कोहली की $26 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और रोजर फेडरर की तो 106.3 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते गाइस, और अब हम रिपोर्ट इंडिसेस रैंकिंग से लेके चलते हैं अपनी न्यूज को आगे। हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट की, और यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात करें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की हम बात कर रहे हैं। हालांकि ये न्यूज पुरानी है, ये न्यूज जनवरी में ही आ गई थी कि ये बनेंगे, अब ये बन गए। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपने मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोर्ड अपॉइंट RS ढिल्लन एज द CMD। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोर्ड ने RS ढिल्लन को अपना CMD अपॉइंट किया है। आइए देखते हैं ये चीज, ठीक है। स्टेट रन का मतलब गवर्नमेंट के अंतर्गत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन has appointed रविंदर सिंह ढिल्लन या RS ढिल्लन as the new chairman and MD of the company। तो रविंदर सिंह ढिल्लन ये CMD बनेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे राजीव शर्मा जी को, ये रिप्लेस करेंगे। तो एक पॉइंट ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ द स्टेट रन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज RS ढिल्लन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कैसे याद कर सकते हैं हम लोग कि हमारे देश की पावर कंपनियां काफी मतलब लॉस में थी, इन्हें काफी ढील दिया गया था, तो ढिल्लन जी को ढिल्लन अपॉइंट, हाँ याद कर लेना कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो इन्होंने RS ढिल्लन को अपना नया CMD बनाया है। ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये राजीव शर्मा जी को रिप्लेस करने वाले थे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर डी। यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको मालूम चल गया गाइस, और इसके CMD का नाम भी आपको मालूम चल गया। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन भी आपने कंप्लीट कर लिया, बजाओ ताली। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट में न्यूज नंबर 2 की। हालांकि ये न्यूज फ्राइडे को आ गई थी, हम अभी करवा रहे हैं आपको। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम पूरी न्यूज कराएं आपको, ठीक है। तो R श्रीलेखा टू बिकम केरला फर्स्ट वुमेन DGP। तो R श्रीलेखा केरल की पहली महिला DGP बन गई है। आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं, पूरी न्यूज पढ़ लीजिएगा, देखिए। तो Kerala police will get its first woman director general when R Srilekha assuming office as the new head of the Kerala Fire and Rescue Services।
यानी गाइस तो केरल पुलिस को अपनी पहली महिला महानिदेशक मिली जब श्री आर लेखा मिलेंगी, सॉरी कल की बात है, मतलब कल ये अपॉइंट हो जाएंगी। आर लेखा जी 1 जून को केरल की फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की नई प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करेंगी। यानी कि आर श्रीलेखा ये पहली महिला ऑफिसर बनी तो हैं, लेकिन इन्होंने केरला फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज ज्वाइन किया है एज अ डायरेक्टर जनरल, इसलिए कंफ्यूज मत होना। हाँ, सीधे डीजीपी नहीं बोलेंगे हम लोग। केरला फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की डीजीपी बनी है आर श्रीलेखा, हालांकि डीजीपी रैंक पर केरला में ये पहली महिला है, तो ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ केरला? Answer is R. Srilekha, option number C. R. Srilekha, option number C is right answer. Who is the present Chief Justice of the Kerala High Court? Kerala High Court के present Chief Justice कौन? इनका नाम क्या है? इनका नाम है S. Manikumar, option number A is right answer. Who has been appointed as the new Chief Secretary of the Kerala? कौन बने हैं? इनका नाम क्या? ये तो अभी रिसेंटली मैंने शायद लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था आपको, तो इनका नाम होगा विश्वास मेहता, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। विश्वास मेहता, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अपॉइंटमेंट में न्यूज नंबर 3 की बात करते हैं, इंडिगो एयरलाइन की बात करेंगे। तो इंडिगो अपॉइंट मिस्टर वेंकटमणि सुमंत्रन एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिगो ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में वेंकटरमणि सुमंत्रन को अपॉइंट किया है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। शायद हाँ 5 साल के लिए अपॉइंट हुए। मैं आपको पूरी न्यूज दिखाता हूँ, देखिए। तो वेंकट रमणी Sumantran, the chairman and MD of the Chennai-based Celeris Technology, has been appointed as the independent director of Indigo. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिगो ने अभी मिस्टर VS जी को, मतलब सुमंत्रन जी को अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया। राइट नाउ वो किस कंपनी के चेयरमैन हैं? तो वो सेलरीज टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और एमडी भी हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन घुमाएगा तो आपको इस तरह पढ़ना पड़ता है। 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए अपॉइंट हुए, मैंने आपको ये बता ही दिया था। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो which organization has appointed Mr. Venkatramani Sumantran as the independent director? Answer is Indigo. Option number C is right answer. Who is the present CEO of the Indigo? फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे रेलवे की या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें खास तौर से ऐसे क्वेश्चन याद करने चाहिए, आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर रोनो दत्ता, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडिगो लोकेटेड? इंडिगो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो आपको नाम याद आ गया ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बना, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंटेड मिस्टर PR जयशंकर एज द MD ऑफ द IIFCL। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने PR जयशंकर को IIFCL का नया MD मींस मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। देखिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंटेड मिस्टर PR जयशंकर एज द MD ऑफ द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL फॉर 3 ईयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने PR जयशंकर को 3 साल के लिए MD बनाया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का, याद करना जरूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, तो हु हैज assumed charge as the MD of the IIFCL? What is the answer? Answer is PR Jaishankar, option number B is right answer. Where is the headquarter of the IIFCL? Answer is New Delhi, option number C is right answer. आइए अपॉइंटमेंट में न्यूज नंबर 5 की बात करेंगे और ये भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम FSSAI की बात करने वाले हैं। तो अरुण सिंघल बिकम न्यू CEO ऑफ द FSSAI। तो अरुण सिंघल FSSAI के नए CEO बन गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं गाइस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो न्यूज इंपॉर्टेंट है। The appointment committee of the cabinet has approved the appointment of Arun Singhal as the CEO of the Food Safety and Standard Authority of India। जिस तरह से हमारे देश में बैंक RBI, इंश्योरेंस कंपनी IRDA है ना, म्यूचुअल फंड SEBI के अंडर में काम करते हैं, वैसे ही हमारे देश में जो भी आप जो भी खाते हो, पैकेज आइटम खाते हो, ये सब FSSAI के द्वारा ही ये सब रेगुलेट किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, याद करना है आपको। तो न्यू CEO of the FSSAI, what is the answer? Answer is Arun Singhal, option number C is right answer. Food Safety and Standard Authority of India is an autonomous body established under which of the following ministry? यानी FSSAI जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? आंसर क्या होगा? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। Who is the current chairperson of FSSAI? कौन है करंटली? आंसर इज रीता टिटोटिया, ऑप्शन नंबर, ये चेयरमैन है। आपको मैंने CEO पढ़ाया है तो कंफ्यूज मत होना जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है FSSAI का?
Answer is New Delhi. Option number C is right answer. Okay, let's move to next section. And next section is science and technology. और यहाँ पर हम बात करेंगे गूगल की. तो गूगल लॉन्चेस एप्लीकेशन सोडार टू हेल्प पीपल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. मतलब ये देखिए, आपको यहाँ मोबाइल दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, जब ये ऐप लॉन्च करोगे ना, मैं खोलोगे अपने मोबाइल में, तो ये मान के चलो कि ये 2 मीटर का रेडियस, ये मतलब इस तरह से एक वर्चुअल, मतलब आप मान के चलो आपके चारों तरफ एक रेडियस है. तो अगर कोई व्यक्ति इसके अंतर्गत, मतलब इसको ब्रेक करके आपके पास आएगा, तो आपके मोबाइल में आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स टूट रहे हैं. मतलब अगर आपको सेफ रहना है तो इस व्यक्ति को इस घेरे से बाहर से ही आपको बात करनी पड़ेगी. अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है सोडैप, ये अभी गूगल प्ले स्टोर पे आपको नहीं मिलेगा. हाँ, ये भी है, तो आप गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं. अभी ये प्ले स्टोर पे नहीं आया है, लेकिन गूगल के अंतर्गत ही ये एप्लीकेशन बनाया गया है. तो गूगल लॉन्च एप्लीकेशन सोडार टू हेल्प पीपल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. देख लीजिए, तो गूगल ने लॉन्च किया है सोडार नाम का एप्लीकेशन दैट विल हेल्प पीपल मेंटेन डिस्टेंस इन रियल लाइफ यूजिंग ऑग्यूमेंटेड रियलिटी. मोबाइल में जैसा मैंने आपको दिखाया था ना, देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि सोडार जो है, तो ये आपके मोबाइल डिवाइस में एक तरह का रिंग बना देगा आपके चारों तरफ. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2 मीटर का, तो आपको इस एप्लीकेशन से मालूम चलेगा कि आप रिंग में है, और अगर कोई दूसरा पर्सन ब्रीच करता है, मतलब कि उस सर्कल को तोड़ता है, तो आपको वायरस अलर्ट आ जाएगा और आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हो. तो अच्छा है सोडार, गूगल. अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से बन सकता है, अच्छा पॉइंट है. ठीक क्वेश्चन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द सोडार एप्लीकेशन टू हेल्प पीपल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. आंसर क्या होगा? आंसर इज गूगल. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. Recently, Italy has developed a bracelet for social distancing. थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए, है ना. इसका आंसर क्या होगा? I feel you. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. Where is the headquarter of the Google? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज कैलिफोर्निया, यूएस. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. चलिए, तो साइंस एंड टेक में हमने सोडार एप्लीकेशन के बारे में बात की. अब हम लोग बात करेंगे गाइस, आपने देखा कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के 1 साल पूरे हो चुके हैं, और उसी मौके पर नरेंद्र मोदी जी भी जनता के सामने आए. उन्होंने बताया कि 1 साल में उनके क्या अचीवमेंट रहे या क्या क्या जो बातें हुई. हालांकि हर पॉलिटिशियन अपने काम को अच्छा ही बोलेगा, कोई खराब तो बोलेगा नहीं, है ना. तो उसी खुशी के मौके पर रविशंकर प्रसाद जी ने भी एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जो कि हमारे देश का, इंडिया का अपना नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल होगा. तो रविशंकर प्रसाद लॉन्चेस इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल www.ai.gov.in. ये है पोर्टल आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप. तो ये पोर्टल का नाम आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो आपको इस पोर्टल का नाम भी याद करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए. तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन, मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी. तो इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है वो भी देख लो. ये पटना साहब से सांसद हैं, ये भी याद रखना. ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल. इस पोर्टल का नाम है www.ai.gov.in. तो 30 मई की ये न्यूज आपको हम दे रहे हैं. ठीक है, तो रविशंकर प्रसाद जी ने www.ai.gov.in नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है. रविशंकर प्रसाद जी के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है ये भी आपने याद कर ली. तो अब हम बात करते हैं कि इस पोर्टल से होगा क्या. देखो, इट विल बी ज्वाइंटली रन. अब ये जो पोर्टल है, ये कौन कौन रन करेगा ये भी देख लो. तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी का एक नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन इसे रन करेगा. साथ में नेस्कॉम, यानी कि आईटी इंडस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है. तो नेस्कॉम फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री, यानी नेस्कॉम और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रन करेंगे मिलके, इस पोर्टल को रन करेंगे. ठीक है, अच्छा. अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है, शैल वर्क एज वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म for all AI related development in India, like sharing of resources, articles, startup, investment. मतलब गाइस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन जाननी है, कौन सी नई कंपनी आई, कौन से नए आइडियाज आए, गवर्नमेंट किसे फंडिंग कर रही, जो भी है आर्टिकल्स वगैरह, वो सब आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगा. आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. तो आपको कौन कौन सी न्यूज याद रखनी है इसमें. सबसे पहले कि जो ये हमारे देश का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च हुआ, उसका नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है. तो नेम भी आपको पढ़ा दिया गया, किसने लॉन्च किया ये भी आपको पढ़ा दिया गया. इसके अलावा इसको कौन रन करेगा, तो नेस्कैम और नेशनल ई गवर्नेंस, ये भी आपको पढ़ा दिया गया. तो ये मोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं. और देखते हैं एक बार. देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रविशंकर प्रसाद जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, इंडिया का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल. इसका नाम क्या है. तो मैंने बोला था ना, नाम पर क्वेश्चन बन सकता है. तो नाम पर तो देख लीजिए www.ai.gov.in.
और देख लेते हैं। तो इंडिया नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जो है विल बी ज्वाइंटली रन बाय द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड विच ऑर्गेनाइजेशन? तो नेस्कॉम हमने पढ़ लिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए अब स्टेट लेवल न्यूज की बात कर लें और यहां पर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो सेंटर का मतलब केंद्र, केंद्र मतलब केंद्र सरकार। तो सेंटर अप्रूव रुपीज 445 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन इन छत्तीसगढ़। हमारे यूपी मतलब जो मेरा घर है अभी जहां मैं रहता हूं, हमारे जस्ट घर के पीछे अभी जल जीवन मिशन के लिए पाइपलाइन खुदना शुरू हुई है, अभी मतलब आज ही काम लगा था। तो मैं देख रहा था, तो छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। आइए आपको दिखाते हैं। तो केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को 445 करोड़ रुपीस अलॉट किए हैं। अगर गाइस जल जीवन मिशन की बात करें तो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है एडिक्वेट पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज देना पूरे देश के एवरी रूरल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री बाई 2024। तो ये जो नेशनल जल जीवन मिशन है उसका ऑब्जेक्टिव है कि 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त पानी ये देना, अवेलेबल कराना। ये जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस जल जीवन मिशन का टोटल जो बजट है वो 3,60,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का अपना टारगेट क्या है? हैज प्लान टू हैव 100% फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन बाई 23-24। तो 2023-24 तक 100% मतलब सबको ये टैप वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना छत्तीसगढ़ में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो यहाँ पे लग रहा है कंप्यूटर जी ने पहले आंसर आपको दिखा दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट दिया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को टू इम्प्लीमेंट जल जीवन मिशन इन छत्तीसगढ़? आंसर इज $445 मिलियन। और देख लो व्हाट इज द टोटल बजट ऑफ द जल जीवन मिशन। तो इसका टोटल बजट 3,60,000 करोड़ रुपए है। मतलब 2023-24 तक हमारे जो रूरल पॉपुलेशन है उन तक पानी कनेक्शन पहुंचाना, ये ऑब्जेक्टिव है जल जीवन मिशन का। छत्तीसगढ़ हैज प्लान टू हैव द 100% फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन बाय विच ईयर? तो 23-24 इसका भी है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा डैम है? तो तुंगभद्रा डैम तो है नहीं, हीराकुंड तो है नहीं, कल्लानी है नहीं, मतलब कि हसदेव बैंगो डैम है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए स्टेट की बात करें तो अब केरला की बात करेंगे। तो केरला सरकार की बात कर ले, टू लॉन्च फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट के फोन इन दिसंबर। तो केरल दिसंबर में अपने स्टेट के नागरिकों को फ्री इंटरनेट की फैसिलिटीज देने वाला स्टेट बन जाएगा, क्योंकि केरल ने पहले से ही, केरल हमारे देश का पहला स्टेट था जिसने इंटरनेट कनेक्शन को स्टेट नागरिकों के मौलिक अधिकारों में से एक माना है। ये अच्छी न्यूज है, देख लीजिए। तो केरला गवर्नमेंट की बात करें तो केरला गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट इट एम्बिशियस केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फोन, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट इन BS to provide free internet will be launched in December 2020। तो केरला देखो पहले तो के4 नाम आपको याद रखना है, फिर इसका फुल फॉर्म केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ये केरला गवर्नमेंट का स्कीम है, मतलब दिसंबर 2020 से केरला के जो सिटीजन है उनको फ्री में इंटरनेट कनेक्शन देना। तो पी विजयन जी चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, इन्होंने अनाउंसमेंट किया और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। तो के फोन का मतलब केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट है। केरला के जो स्टेट के जो नागरिक है उनको फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करना, कब से? दिसंबर 2020। ये सारी न्यूज आपको लर्न करनी पड़ेगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अभी नहीं, केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर द इंटरनेट एज द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। जो मैं आपको बता रहा था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आइए ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें वही लिखा हुआ है कि इससे क्या होगा, इससे जो पुअर लोग हैं उनको फ्री अफोर्डेबल इंटरनेट मिलेगा, तो ये तो मालूम ही है हमको। चलो, तो केरला विल लॉन्च के फोन प्रोजेक्ट इन दिसंबर 2020। तो के फोन इज रिलेटेड टू विच ऑप्शन? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो कल्टीवेशन से मतलब है ही नहीं है, इंटरनेट टू पुअर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द केरला गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इट्स एम्बिशियस विच स्कीम। तो क्या नाम है गाइस? के फोन। और मैं बार बार बोल रहा हूँ के फोन का फुल फॉर्म लर्न करना जरूरी है आपको। Who is the first state to declare the internet as the fundamental right of the citizen? Answer is Kerala, option number D। चलिए, ब्रेक द चेन, ये कार्टून कैंपेन अभी लॉन्च किया था किस स्टेट ने? तो ये भी केरला ही था गाइस, हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए अब इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं। तो IMF के जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव कर दिया है 732 मिलियन इमरजेंसी असिस्टेंस टू बांग्लादेश फॉर कोविड-19।
तो आईएमएफ ने कोविड-19 के लिए बांग्लादेश को 732 मिलियन का आपातकालीन एक सहायता को मंजूरी दी है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है, ठीक है। तो क्या बात करें हम लोग, बांग्लादेश की बात करें तो गाइस बांग्लादेश को काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ है और बांग्लादेश का बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी निगेटिव में चला गया है। आप अगर बहुत डीप में ना जाए तो ये समझ लो कि बस बांग्लादेश का जो फॉरेन कंट्री को देनदारियां हैं वो काफी बढ़ गई हैं, मतलब कहने का, ठीक। और इसका एक्सपोर्ट जो है डिक्लाइन हो रहा है, इसके पास विदेशी मुद्रा नहीं है कुछ इंपोर्ट करने के लिए, है ना। तो इन सब यार ओवरऑल करें तो बांग्लादेश को जो लॉस वॉस हुआ है उसकी वजह से बांग्लादेश को आईएमएफ अपने रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी एंड रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत अमाउंट दे रहा है। कितना दे रहा है, कितना अमाउंट, तो 732 मिलियन 732 मिलियन का इमरजेंसी असिस्टेंस दे रहा है। और गाइज मैं आपसे एक तो इस मिनट में याद क्या करना है, मतलब 732, एक तो ये नंबर याद रखना है बांग्लादेश के लिए। दूसरा गाइज देखो कुछ चीजें हम अवॉइड करते हैं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ ये नाम मत भूलो, ये नाम देखना एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आईएमएफ का कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ये याद रखना, ठीक है। और इसके पहले अभी बांग्लादेश को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी $500 मिलियन की हेल्प की है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। चलिए, तो आईएमएफ ने 732 मिलियन का इमरजेंसी असिस्टेंस जो है वो किस कंट्री के लिए अभी अप्रूव किया है? आंसर इज बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक। The IMF has approved 732 million emergency assistance to Bangladesh. The assistance is provided under which provision of the IMF? देखो मैं यही बोल रहा था, तो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी भी है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट भी है, ऑप्शन नंबर ए भी होना चाहिए, हाँ ऑप्शन नंबर ए भी मतलब डी, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश को कितना अमाउंट दिया था, तो 500 मिलियन, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको मालूम चल गई। आगे बढ़ते हैं, अब इंटरनेशनल अफेयर्स में बेसिकली हम समिट इवेंट की बात करेंगे और मीटिंग ऑफ ब्रिक्स हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज हेड। तो ब्रिक्स कंट्रीज के जो मतलब टैक्स अथॉरिटी के जो हेड है, मतलब जैसे गाइज हमारे देश में क्या, तो हमारे देश में मिनिस्ट्री, और दिखाते हैं कौन हमारे देश में ये मीटिंग अटेंड किया था, अपने आप बात समझ जाओगे। तो मीटिंग ऑफ ब्रिक्स हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज की मीटिंग हुई, तो ब्रिक्स इस बार रशिया में होने वाला था। तो ब्रिक्स की कोई भी समिट है वो इस बार रशिया में नहीं हुई, मतलब वर्चुअल हुई है, लेकिन होस्ट रशिया ने ही किया, ये याद रखना है, ठीक है। तो मीटिंग ऑफ द हेड ऑफ द टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द ब्रिक्स कंट्री, जिसमें 5 देश हैं, उनके टैक्स अथॉरिटीज के जो हेड थे उन्होंने मीटिंग पार्टिसिपेट किया। इंडिया को फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इस मीटिंग में, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द ब्रिक्स कंट्री, ये मीटिंग किसने होस्ट की, तो ये मीटिंग किसने होस्ट की, ये मीटिंग रशिया ने होस्ट की, ठीक, याद रखना। और इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, तो इंडिया को मिस्टर अजय भूषण पांडे, कौन है ये, तो अजय भूषण पांडे हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ये सब याद कर लेना, ठीक। क्वेश्चन, तो हु रिप्रेजेंट द इंडिया इन मीटिंग ऑफ ब्रिक्स हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटी? आंसर इज अजय भूषण पांडे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अजय भूषण पांडे क्या है, हमारे देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी, हमारे देश के क्या है, तो हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट, अजय भूषण पांडे रिप्रेजेंट इंडिया इन मीटिंग ऑफ ब्रिक्स हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटी। द मीटिंग वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड, तो ये मॉस्को में होने वाला था, मॉस्को में ही हुआ है, वर्चुअल हुआ है, ठीक। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड, अब देखो ये ब्रिक्स का एनडीबी का पूछा गया है, कितना अमाउंट एनडीबी ने भारत को दिया एज ए लोन? आंसर इज $1 बिलियन। सॉरी ये अभी खत्म नहीं हुआ है जी, जाना मत, तो ये स्लाइड आगे बढ़ गई, गलती से बढ़ गई है, हम आते हैं वापस अपने न्यूज पर आ जा रहे हैं, एक साथ ही आ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हम थे, हाँ ठीक है, हम थे यहाँ पे। चलो, तो गाइज आपने देख लिया यहाँ पे अजय भूषण पांडे, मॉस्को, ये वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा, ये भी हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे गाइस, और अब बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी की बात करते हैं, हम नाबार्ड की बात करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि नाबार्ड ने पंजाब को भी ऐसी हेल्प की थी। तो नाबार्ड ग्रांट 1050 करोड़ टू वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21। तो मतलब ये जो वित्त वर्ष है 2020-21, इसमें नाबार्ड वेस्ट बंगाल को 1050 करोड़ रुपीस की हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, हेडक्वार्टर मुंबई, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1982। तो नाबार्ड जो है ये क्या कर रहा है, ये एक 1050 करोड़ रुपीस का स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू वेस्ट बंगाल सो फॉर इन द करंट फिस्कल ईयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर एंड द पुअर पीपल इन द स्टेट। तो नाबार्ड वेस्ट बंगाल के जो गरीब किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प करने के लिए 1050 करोड़ रुपए का एक लिक्विडिटी फैसिलिटी के अंतर्गत पैसा दे रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, याद करना जरूरी है आपको, ठीक है। तो नाबार्ड है सैंक्शन एन अमाउंट ऑफ हाउ मच करोड़ क्रेडिट सपोर्ट टू वेस्ट बंगाल, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 1050 करोड़, ऑप्शन नंबर डी।
हु विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द नाबार्ड? ये कौन होंगे? तो ये गोविंद चिंताला राजुलू होंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए अब बढ़ते हैं एक्स्ट्रा हाईलाइट पर। तो गाइस 36 नेशनल गेम्स इस बार जो है ये 2020 में होने थे, और कहां पर होने थे? ये होने थे गोवा में, ठीक। और ये नेशनल गेम्स जो है ये काफी सालों से नहीं हो रहे थे, इस बार होने थे, बट गोवा गवर्नमेंट ने फाइनली बोल दिया है कि कोविड-19 की वजह से वो इतने बड़े नेशनल गेम्स को होस्ट नहीं कर सकते हैं, तो गोवा ने मना कर दिया है। और ये गोवा ने मना कर दिया है अनिश्चित काल के लिए, अभी कोई टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो 36 एडिशन था, ये मत भूलना, ठीक। तो 36 नेशनल गेम्स की बात करें जो कि अक्टूबर नवंबर में गोवा में था, ये होना था, लेकिन अब ये कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, कैंसिल नहीं पोस्टपोन हो गया है। और कब तक के लिए हो गया है तो मतलब अभी कोई टाइम पीरियड नहीं मेंशन है। और अगर बात करें तो ये 36 एडिशन था, और 35th एडिशन जो नेशनल गेम्स था ये कब हुआ था? 2015 में हुआ था लास्ट टाइम केरला में, मतलब 5 साल से गेम ही नहीं हुआ नेशनल गेम्स। तो ये 2020 में होने वाले थे, लेकिन वो भी अब कैंसिल हो गया। तो which of the following game has postponed indefinitely due to the COVID-19 pandemic? Indefinitely, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर इज 36 नेशनल गेम्स, ऑप्शन नंबर ए। 36 नेशनल गेम्स postponed indefinitely due to COVID-19 pandemic. The game was scheduled to be held in. तो ये गेम कहां पर? तो गोवा में होने थे, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। तो वेटरन एस्ट्रोलॉजर मिस्टर बेजान दारूवाला पास्ड अवे एट 89। तो वयोवृद्ध ज्योतिषी बेजान दारूवाला, आपने पक्का इनका नाम सुना होगा, और बहुत लोग इनका राशिफल देखते होंगे जरूर अब पेपर में, है ना। तो 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ये फेमस पर्सनालिटी है। तो बेजान दारूवाला, इनको निमोनिया की वजह से इनकी डेथ हुई है, और ये क्या थे? एक फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, और 89 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक। चलिए, तो बेजान दारूवाला पास्ड अवे एट 89 ईयर, ही वाज अ रेनाउट, ये क्या थे? तो ये एक एस्ट्रोलॉजर थे, ऑप्शन नंबर ए। निमोनिया की वजह से इनकी मृत्यु हुई। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट डे है, एग्जाम में कई बार आता है, याद करना है आपको। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम टोबैको एंड रिलेटेड इंडस्ट्री टैक्टिक्स टू अट्रैक्ट यंगर जनरेशन, ये इस बार की थीम है, और ये पहली बार 1987 से सेलिब्रेट होना शुरू हुआ। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 में, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 4 की बात करते हैं। वाडा इम्पोजेस 4-year बैन ऑन लॉन्ग डिस्टेंस रनर किरणजीत कौर फॉर डोपिंग वायलेशन। तो वाडा ने डोपिंग उल्लंघन के मामले में लंबी दूरी की धावक किरणजीत कौर पर 4 साल का बैन लगा दिया है। देखिए, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स की एंटी डोपिंग बॉडी की बात करें, इन्होंने 4 साल का बैन लगा दिया है किरणजीत कौर के ऊपर, क्योंकि इन्होंने बैंड सब्सटेंस का यूज किया था, और इन पर जो 4 साल का बैन है वो 15 दिसंबर 2019 से शुरू हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो वाडा ने 4 साल का बैन लगा दिया है किरणजीत कौर के ऊपर, और ये किस खेल से बिलोंग करती थी? तो ये क्या थी? तो ये एक स्प्रिंटर थी, धावक थी, मतलब ऑप्शन रनर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वाडा? वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वाडा का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, एग्जाम में जरूर आ सकता है क्वेश्चन। वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वाडा, कौन है प्रेसिडेंट अभी? तो ये कौन है? ये मिस्टर क्रेग रेडी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। न्यूज नंबर 5, तो गोवा ने 30 मई को अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया, ठीक। तो 30 मई गोवा सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे। गोवा वाज द 25th स्टेट टू ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो गोवा 25वां राज्य था जो कि हमारे स्टेट का, जो हमारे कंट्री का पार्ट बना 30 मई को, तो ये याद रखना, ठीक है। चलो, तो गोवा कब सेलिब्रेट करता है अपना स्टेटहुड डे? ऑप्शन नंबर ए 30 मई। इन विच ईयर गोवा गेट्स अब देखो किस ईयर में, ये अच्छा क्वेश्चन है। आंसर इज 1987, और गोवा हमारे देश का 25वां स्टेट बना, भूलना नहीं। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन, और फिर हम मिलते हैं कल आपके नेक्स्ट सेशन में, और बात करते हैं फिर से अपने सीए की। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, जिद है तो जिद है, और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए। थैंक यू सो मच गाइज।